हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 13 और 13 को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल विमेंस डे। सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13 एंड दिस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, एन एमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड पोएट ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये जो नेशनल विमेंस डे है, आप ध्यान रखेंगे कि ये हम 13 को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल विमेंस डे है वो हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। आज की करंट अफेयर सेशन की बात करें तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं फास्ट डीएस 2026 स्कीम। ये इस स्कीम की चर्चा बजट में भी की गई है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुआ नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 के बारे में। देन स्कैल्प मिसाइल सिस्टम के बारे में देखेंगे। किम्बरली प्रोसेस के बारे में देखेंगे क्योंकि हाल ही में भारत ने इसकी अध्यक्षता स्वीकार की है। इसके साथ ही हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे अंटार्कटिक एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। The FAST DS 2026 scheme mentioned in the Union Budget 2026-27 is related to which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में उल्लेखित ये जो फास्ट डीएस स्कीम है ये इनमें से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म फॉर जीएसटी रिलेटेड लिटिगेशंस, second, scheme for the rapid deployment of solar-powered fishing boats. Third, digital platform for the speedy distribution of seeds to livestock farmers या फिर one-time disclosure window for small taxpayers to report foreign assets without prosecution. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो फास्ट डीएस 2026 स्कीम है जिसकी चर्चा की गई है बजट में भी, ये इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। It is a one-time disclosure window for small taxpayers to report foreign assets without prosecution. आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। FAST DS stands for the Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, and it is one-time 6-month window introduced as part of the Income Tax Act 2025, and it is specifically targeted at individuals like students who have lived abroad or relocated NRIs who may have small overseas assets. ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू टैक्स पेयर्स हु डिस्क्लोज दीज एसेट्स एंड पे द स्पेसिफाइड टैक्सेस और फीस। And this is part of a larger effort to rationalize penalties and move away from aggressive litigation. In the same vein, the new act decriminalizes technical defaults and reduces maximum imprisonment for most tax offenses to 2 years. And by providing a safe harbor for small taxpayers, the government aims to clean up tax records while promoting ease of compliance. This sits along other taxpayer-friendly measures like staggered filing deadlines and an extended revised return window until 31st of March of the following year. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रही ये जो फास्ट डीएस स्कीम है इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Network Readiness Index 2025.
सो यहाँ पर जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इंडेक्स इवेल्युएट्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द फोर प्राइमरी पिलर्स, और ये पिलर्स हैं टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। And third statement is India's performance in 2025 shows that its network readiness is significantly lower than expected for its income level। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है सेकेंड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसको पब्लिश किया जाता है बाय द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और स्थित है ये वॉशिंगटन डीसी में। इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नेटवर्क रेडीनेस इंडिया की परफॉर्मेंस है 2025 में वो लोअर है, तो ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन से अधिक परफॉर्म किया है भारत ने। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। द एनआरआई या नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, एन इंडिपेंडेंट non-profit research institute based in Washington, D.C. So the index framework is built on four pillars। आपने देखा ये चार जो पिलर्स हैं ये है टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। And each pillar is further broken into specific indicators like AI research and broadband penetration। So in 2025 report specifically highlights that India's network readiness exceeds expectations for its income level. In fact, India is ranked second among lower middle income countries. And India has shown strong growth, climbing to the 45th rank globally and leads in specific sub-indicators such as AI scientific publications and annual investment in telecommunication services। सो ये जो एनआरआई या नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है इसकी बात करें तो ये एक ग्लोबल इंडेक्स है दैट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली कंट्रीज आर यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल प्रोग्रेस। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेजर अ कंट्रीज डिजिटल नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड ऑल्सो to access the extent to which ICT adoption is achieving inclusive growth, innovation, governance efficiency and social impact। सो आपने देखा कि चार पिलर्स हैं और ये जो इंडेक्स है ये कवर करता है 127 कंट्रीज को। आप ध्यान रखेंगे इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वो है 45th ग्लोबली, जो कि पिछली रैंक से इसमें सुधार हुआ है। और इंडिया के स्कोर की बात करें तो 2025 में इंडिया का स्कोर है 54.43। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्कैल्प मिसाइल, जिसको स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, इज अ जॉइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड विच कंट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ये जो स्कैल्प मिसाइल है इसका संयुक्त विकास फ्रांस और किस देश के द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में काफी चर्चा में रही है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, रशिया, चाइना या फिर यूनाइटेड किंगडम।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तो इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। आप देख सकते हैं इंडिया एंड फ्रांस आर डिस्कसिंग अ मेजर डील टू प्रोक्योर स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स आफ्टर देयर सक्सेसफुल यूज बाय द इंडियन एयर फोर्स in precision strikes during Operation Sindoor. So, Scalp, also called Storm Shadow, is a long-range air-launched cruise missiles developed jointly by France and United Kingdom. And it is used by the several North Atlantic Treaty Organization and Allied Air Forces. इसके सर्विसेज की बात करें तो इट इज ऑल्सो इन सर्विस विद द एयर फोर्स ऑफ इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरब, कतर एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसकी जो रेंज है वो है अराउंड 500 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements accurately describe the Kimberley process? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किम्बर्ली जो प्रक्रिया है उसका सटीक वर्णन करता है। आपके जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ यूनाइटेड नेशंस लेड इनिशिएटिव वेयर ओनली गवर्नमेंट एंटिटीज आर मेंबर्स। एंड सेकंड, it aims to prevent conflict diamonds from entering the mainstream rough diamond market. And third, India has been selected to chair the Kimberley process starting January 2026. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो किम्बर्ली प्रोसेस है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं या कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो किम्बरले प्रोसेस है ये एक ट्रिपर्टाइट इनिशिएटिव है इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट्स, द डायमंड इंडस्ट्री एंड द सिविल सोसाइटी। डिटेल में देख सकते हैं The Kimberley process is a tripartite initiative involving governments, the diamond industry, and the civil society. So it is not a UN only body, though it was established following UN Security Council resolutions. And the primary goal is to eliminate conflict diamonds, rough diamonds used by rebel movements to finance wars against legitimate governments. The Kimberley Process Certification Scheme ensures that all exports are accompanied by a certificate proving they are conflict free. और ये हाल ही में चर्चा में रहा because India has been selected to assume the chairmanship of the Kimberley process from January 1st, 2026. And this will be the India's third time leading the global initiative. Today, the Kimberley process covers 60 participants and accounts for over 99% of the global rough diamond trade, successfully reducing the illicit trade to negligible levels. So आपने देखा कि किम्बरली प्रोसेस की जो चेयरमैनशिप है वो भारत ने 1 जनवरी 2026 से संभाली है और ये थर्ड टाइम है जब भारत ने ये चेयरमैनशिप एक्सेप्ट की है। इसके साथ ही किम्बरली प्रोसेस की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 2003 में थ्रू द किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। और आपने देखा कि इसका एम है टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स used by rebel groups to finance armed conflicts that undermine legitimate governments from the
from the global supply chain. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Regarding the urban cooperative banks, consider the following statements. So यहाँ पर जो शहरी सहकारी बैंक्स होते हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, they can operate on the principle of mutual help and local participation. Second statement, the Banking Regulation Act 2020 decreased the RBI's powers over the UCB governance. And third, UCBs primarily serve small borrowers, traders, and MSMEs in urban areas. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, वो है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 2020 का उसने आरबीआई के पावर को डिक्रीज किया है ओवर यूसीबी गवर्नेंस। ये बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट आरबीआई की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं और ज्यादा। आप देख सकते हैं। So the UCBs are members owned and function on cooperative principles like mutual help and democratic control. And their core mission is providing credit to MSMEs, small traders, and salaried employees who may be excluded from mainstream commercial banking. So the Banking Regulation Act 2020 actually increased and strengthened the RBI's powers over UCBs, particularly regarding their management, audit, and resolution. So this was done to address governance failures and protect depositors' interest, and the recent proposal to reopen licensing reflects a shift towards a more regulated and professionalized cooperative banking sector. So cooperative जो banks होते हैं, urban cooperative banks, ये फंक्शन करते हैं ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। आपने देखा जैसे कि म्यूचुअल हेल्प है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है एंड लोकल पार्टिसिपेशन। फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड इन कांचीपुरम इन 1904 अंडर द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904। Urban cooperative credit movement in India began in the late 19th century, inspired by the cooperative experiments in the Britain and Germany. इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द इनफॉर्मल फाइनेंस एंड फॉर्मल बैंकिंग, especially for small borrowers. So it brings local trust, proximity, and financial literacy into the urban banking. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country recently proposed the first reading of the Arctic Activities and Environmental Protection Law to its national legislature? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय विधानमंडल में अंटार्कटिक गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण कानून का पहला वाचन प्रस्तावित किया है। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, इंडिया, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्री है चाइना। आप देख सकते हैं। The government of China submitted the draft Antarctic Activities and Environmental Protection Law to the National People's Congress Standing Committee in December 2025. So this legislative move is intended to provide a comprehensive
binding legal framework for all Chinese engagement in Antarctica. It shifts the management of polar activities from simple policy guidelines to formal domestic law, and the law is particularly significant given China's expanding interest in Antarctic tourism and shipping. So, by regulating these activities domestically, China aims to demonstrate its commitment to the Antarctic Treaty System and peaceful environmental protection while asserting its role in global governance. सो आप ध्यान रखेंगे अंटार्कटिक एक्टिविटीज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ पर जो पहली ऐसी कंट्री जिसने रीडिंग प्रस्तुत करी है वो है चाइना। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।